हेलो एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग अपने मेंस की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए आज हम लोग 5 मेंस का क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अलग अलग सेक्शन से मैंने प्रिपेयर किया है, आप उसको जरूर प्रैक्टिस करेंगे। उसका हम लोग जरा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ हिमालयन माउंटेन्स इन डिटरमिनिंग द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका 2 पार्ट है। ठीक है, एक तो आपको मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया ये लिखना है पार्ट 1, एंड सेकंड पार्ट है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ हिमालयन माउंटेन्स इन डिटरमिनिंग द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इस क्वेश्चन में 2 पार्ट करना है। पहले तो आपको फिजियोग्राफिक, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, पहले तो आपको फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया लिखना है। ठीक है, पार्ट 1, और पार्ट 2 में आपको इन डिटरमिनिंग एक्सप्लेन द रोल ऑफ हिमालयन माउंटेन्स, ये आपको पार्ट 2 में लिखना है। मतलब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, और चूंकि ये 38 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको इसके पूरे डायमेंशंस को एक्सप्लोर करते हुए लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो एक छोटा सा इंट्रो दे देंगे, इंट्रोडक्शन दे देंगे। ठीक, उसके बाद इसके बॉडी को में पूरे कंटेंट्स को कवर करेंगे। फिजियोग्राफिक डिविजन्स भारत के क्या क्या हैं उसके बारे में लिखेंगे। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। ठीक, जैसे कि हिमालयन माउंटेन्स के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स आपने लिखा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में लिखा। नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में लिखा, और ये आप जब लिखते चलेंगे इनके फॉर्मेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स को भी थोड़ा सा आप इलेबोरेट करेंगे, तभी आंसर जो होगा वो अब वर्ड्स के अकॉर्डिंग कवर भी होगा और पूरे डायमेंशंस को आप टच भी कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में आपने लिखा। उसके बाद आप लिखेंगे पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में। ठीक है, उसके बाद 4th नंबर इंडियन डेजर्ट। उसके बाद द कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, और उसके बाद 6th में आप लिखेंगे आइलैंड्स। ठीक, अब इन 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स को आप थोड़ा सा इलेबोरेट कर देंगे, जैसे हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिखेंगे, जैसे यंग यंग फोल्ड माउंटेन्स है। ठीक है, मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक्स है। इसके फॉर्मेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स पे जरा बात कर देंगे अपने आंसर में। फिर नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बात करेंगे, तो इसमें आप लिखेंगे फर्टाइल एलुवियल डिपॉजिट्स से इस प्लेन्स की फॉर्मेशन होती है, ब्रॉट बाय रिवर गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्रा से नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। फिर यहाँ पे टाइप्स कितने तरह के प्लेन्स हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे भाभर। ठीक है, भाभर प्लेन्स, खादर, ठीक है, बंगार, ये आप लिखेंगे। पेनिनसुलर प्लेटो का आप जिक्र करेंगे, इसमें आप मालवा का पठार जो है और दक्कन का पठार, मालवा प्लेटो एंड दक्कन प्लेटो के बारे में लिख देंगे। इंडियन डेजर्ट में आप थोड़ा सा इलेबोरेट कर देंगे। कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, इस तरह से अगर आप मैप बना के अगर लिखें तो बहुत अच्छी बात है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, मालाबार और कोरोमंडल कोस्ट वाले पार्ट को। आइलैंड्स, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक, तो ये आपका फिजियोग्राफिक डिविजन्स कवर हुआ, और ये सिर्फ पार्ट 1 है। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन। ओके, नाउ पार्ट 2 क्या है? एक्सप्लेन द रोल ऑफ हिमालयन माउंटेन्स इन डिटरमिनिंग द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप हिमालयन माउंटेन्स का रोल क्या है क्लाइमेटिक कंडीशंस को डिटरमिन करने में, आप वो लिखेंगे, उसका जिक्र करेंगे। ठीक है, तो एक्सट्रीमली जो कोल्ड विंड्स हैं एंटरिंग फ्रॉम द साइड ऑफ रसिया, उसको स्टॉप करता है भारत में एंटर करने से। सेकेंडली, जो मानसून विंड्स को स्केप करने से भी ये रोकता है ताकि भारत में अच्छी बारिश हो सके। थर्डली, हिमालयन जो है एक बैरियर के रूप में भी एक्ट करता है। तो आप ये सब पॉइंट्स को एक्सप्लोर करते हुए इसके पार्ट 2 को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि पार्ट 2 इस क्वेश्चन का कैसे लिखेंगे। अगर आप पार्ट 1 खाली लिख के छोड़ देते हैं तो ये इनकम्प्लीट आंसर माना जाता है, क्योंकि आप में क्वेश्चन पार्ट 2 भी पूछ रहा है। तो हिमालयन माउंटेन्स का रोल क्या है? तो ये मॉनसून विंड्स को रोकता है टू एस्केप फ्रॉम इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, जिससे अच्छी बारिश होती है। सेकेंडली,
ये कोल्ड विंड्स फ्रॉम साइबेरिया, इसको भी स्टॉप करता है भारत में एंटर करने से, ठीक है। थर्डली, ये एज ए बैरियर भी एक्ट करता है हिमालयस। तो आपको इन सारे पॉइंट्स को आप फिर थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दीजिए, मानसून विंड्स का, मानसून फॉर्मेशन ऑफ मानसून्स, और फिर जो इससे बारिश होती है साउथ वेस्ट मानसून्स के डायरेक्शन को दिखाते हुए, और अगर आप मैप बनाते हुए अगर थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे तो ये बहुत अच्छा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन दिखाते हुए, अरेबियन से दिखाते हुए ये जो एंटर करता हुआ मानसून भारत में, और उसके बाद ये जो हिमालयाज है ये बैरियर की तरह एक्ट करता है और इसको स्केप होने से बचाता है। तो आप इस तरह से अगर मैप बेस्ड इस आंसर को एक्सप्लेन करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और फिर कोल्ड विंड्स, वैसे आप दिखाई कि साइबेरियन कोल्ड विंड्स को ये चेक करता है टू एंटर इन इंडिया, ठीक है। इम्पोर्टेंट बैरियर की तरह एक्ट करता है ये, ठीक। आप इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है डिस्कस द टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन बिहार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम वही करना है आपको। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लिख देंगे। ये भी 38 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। पहले इंट्रो लिखेंगे आप, ठीक है। पहले सॉइल की फॉर्मेशन पे थोड़ी बात कर लेंगे कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आप लिखेंगे कि एलुवियल डिपॉजिट्स जो नदियों के द्वारा लाया जाता है, उन एलुवियल डिपॉजिट्स एंड सेडिमेंट से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ये आप इंट्रो पार्ट में आपने लिखा। फिर आप बॉडी पार्ट में कवर करेंगे। डिस्कस द टाइप्स ऑफ सॉइल पूछ रहा है। अब कौन कौन से सॉइल बिहार में पाए जाते हैं आप उसकी चर्चा करेंगे। आप लिखेंगे पिडमॉन्ट सॉइल के बारे में, और उसको थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे कि वेस्ट चंपारण जिले में पाया जाता है जहाँ सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो पिडमॉन्ट सॉइल। उसके बाद आप तराई सॉइल्स की बात करेंगे। ये भी वेस्ट एंड ईस्ट चंपारण, अररिया, किशनगंज वाले डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है, ठीक है। मोस्ट सुटेबल फॉर पैडी जूट कल्टिवेशन। उसके बाद एलुवियल सॉइल्स की आप जिक्र कर देंगे। एलुवियल सॉइल्स जो एलुवियल डिपॉजिट्स नदियों के द्वारा लाया जाता है उससे एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इसमें आप 3 टाइप्स ऑफ एक तो आप इसमें एक्सप्लेन कर देंगे बंगार सॉइल के बारे में जिसको ओल्ड एलुवियम बोलते हैं, और एक खादर सॉइल जिसको न्यू एलुवियम बोलते हैं, ठीक है। इन सॉइल्स का एक्सप्लेनेशन कर देंगे। उसके बाद टाल सॉइल जहाँ पे फ्लड प्लेन्स ऑफ बिहार में टाल मिट्टी पाई जाती है, आप उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। बाल्थर सॉइल जहाँ पे पठारी क्षेत्र से जो इलाके जुड़ते हैं बिहार के टच होते हैं वहाँ पे बाल्थर सॉइल पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे छोटा साउथ बिहार में जो छोटा नागपुर के पठार से जो एरियाज टच होते हैं वहाँ बाल्थर मिट्टी पाई जाती है, आपको उसका एक्सप्लेनेशन करना है। उसके बाद रेड एंड येलो सॉइल्स जो कैमूर और रोहतास जिले में पाया जाता है, आप उसके बारे में लिखें। तो ये आपने सॉइल के बारे में लिखा। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पार्ट 2, इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ सॉइल इरोशन। देखिए अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है सॉइल इरोशन एंड लैंड डिग्रेडेशन का इम्पैक्ट, ठीक है। तो किसी भी चीज का पहले इम्पैक्ट लिखने के पहले हम थोड़ा सा उसके कॉजेस पे भी बात कर लेते हैं। आंसर में आप उसके कॉजेस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो सॉइल इरोशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, इसका आपको इम्पैक्ट पूछ रहा है। अगर आप अपना आंसर कॉजेज से शुरू करेंगे तब एक होलिस्टिक आंसर लगेगा, ठीक है। तो आप पहले तो कॉजेज की बात कर लीजिए, क्यों सॉइल इरोशन एंड लैंड डिग्रेडेशन की समस्या होती है, ठीक है। हेवी फ्लड्स के कारण, ठीक है। हालांकि फ्लड्स जो होते हैं कभी कभी सॉइल को एनरिच भी करते हैं जिससे कि हमारा खादर सॉइल का फॉर्मेशन भी होता है न्यू एलुवियल डिपॉजिट से, ठीक है। लेकिन जब हेवी फ्लड्स आता है तो ये सॉइल इरोशन का भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तो सॉइल इरोशन, हेवी फ्लड्स एक बहुत बड़ा रीजन है सॉइल इरोशन एंड लैंड डिग्रेडेशन का बिहार में, ठीक है। वाटर लॉगिंग की समस्या, ये भी एक बड़ा रीजन है, पानी का जमाव, ठीक। उसके बाद सॉइल एसिडिटी, इससे भी सॉइल इरोशन और ड्यूरेशन की प्रॉब्लम बनी रहती है। आप इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद कॉजेज आपने जैसे ही लिखा आप उसके बाद इसके इम्पोर्टेंस इम्पैक्ट पे आइए कि इम्पैक्ट आखिर क्या है, ठीक है, क्या इम्पैक्ट है। तो आप इम्पैक्ट आप जानते हैं कि सॉइल इरोशन का इम्पैक्ट क्या क्या होता है। आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, सबसे पहले तो लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होती है। सेकेंडली
सॉइल का जो फिजिकल हेल्थ है वो डिटेरिएट होता है, तो आप ये लिखेंगे डिटेरिएशन ऑफ सॉइल फिजिकल हेल्थ। ठीक है फ्रेंड्स, सॉइल फिजिकल हेल्थ, इस पॉइंट को आप एक्सप्लेन करिए। ठीक है, खास करके जो वाटर लॉगिंग के समय में सॉइल की फिजिकल हेल्थ खराब हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स इम्बैलेंस हो जाता है उस स्थिति में। पॉइंट नंबर 3, लॉस ऑफ कल्टिवेबल लैंड। सॉइल इरोशन के जितने भी पॉइंट्स आप सोच सकते हैं सबको आप लिखेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तभी इस ऐसे क्वेश्चंस में नंबर मिलेगा। तो लॉस ऑफ कल्टिवेबल लैंड, ठीक, क्योंकि बहुत सारा जो एरिया है वो आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल के भी फ्लड में बहुत सारे एरियाज जो है वो कैसे फ्लड में समा जाते हैं। तो लॉस ऑफ कल्टिवेबल लैंड, न्यूट्रिएंट्स इम्बैलेंस होता है, ऑफ कोर्स आपको न्यूट्रिएंट्स इम्बैलेंस के बारे में लिखना है। ठीक है, उसके बाद और क्या, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लोअर रेजिलियंस टू क्लाइमेट शॉक्स, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, आपको इसके बारे में लिखना है। ठीक, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, और इन सारे पॉइंट्स को लिख के आपको थोड़ा इलेबरेट करना है अपने आंसर्स में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसको आप इस तरह से लिखेंगे, इम्पैक्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 को अलग अलग करके इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, बिहार जर्नी फ्रॉम बिहार बीमारू स्टेट टू एन एस्पायरिंग डेवलप्ड स्टेट इज पेव्ड विद बोथ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स एंड परसिस्टेंट चैलेंजेस। ओके, नाउ क्रिटिकली एनालाइज, इस वर्ड को आप जरूर ध्यान दें, क्या बोल रहा है, क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे एंड स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। ओके, तो ये आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अब ये पूछ रहा है कि इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है, दैट मीन्स आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों को ही एक्सप्लोर करना है। क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है कि आप इसके दोनों पहलुओं को उजागर करें। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, बिहार की जर्नी बीमारू स्टेट से एस्पायरिंग डेवलप्ड स्टेट की तरफ कैसे आप देखते हैं, इसको क्रिटिकली एनालाइज करने की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए सबसे पहले तो एक छोटा सा अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे। ठीक है, उसमें थोड़ी सी पॉजिटिव नोट के साथ ही इंट्रोडक्शन देना अच्छा रहता है, तो एक थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन इसका इस क्वेश्चन का दे देंगे। उसके बाद हम जब बॉडी की बात करेंगे, इंट्रो हमने लिखा, ठीक है, और उसके बाद अब जब हम लोग बॉडी की बात करेंगे तो ये पूछ रहा है कि बीमारू स्टेट से एस्पायरिंग डेवलप स्टेट की तरफ उसकी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स एंड परसिस्टेंट चैलेंजेस को आपको लिखना है, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिखना है। ठीक है, ओके, और किसके एस्पेक्ट में, तो इसके रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे के एस्पेक्ट में एंड स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के एस्पेक्ट में आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, आपने पहले इंट्रोडक्शन लिखा है इसका, अब देखिए अब बॉडी में आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, बॉडी में आप पहला पॉइंट, बॉडी आप स्टार्ट करेंगे इसका बिहार का, तो उसमें किस किस पॉइंट्स को आप लिखेंगे। सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि स्टेट की मतलब जीडीपी की काफ़ी अधिक चर्चा हुई, जो कि नेशनल एवरेज से अधिक रहा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 में आप लिखेंगे रिमार्केबल ग्रोथ इन जीएसडीपी। ठीक है, रिमार्केबल ग्रोथ इन ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में रिमार्केबल ग्रोथ देखने को मिला। और इसमें आप हवाला दीजिए कि जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे था 2022-23 का, उसके हिसाब से बिहार ने 10.98% का इकोनॉमिक ग्रोथ दर्ज किया। ठीक है, एज पर 2022-23 बिहार की जीएसडीपी कितनी थी, 10.98%, है ना। तो आप इसका हवाला दीजिए पॉइंट नंबर 1 में। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में आपने स्टेट जीएसडीपी की बात कर ली, ठीक है, जो कि नेशनल एवरेज से ऊपर था। चलिए अभी आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिखते जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सेकंड क्या चेंजेस देखने को मिला बिहार के अंदर, तो मैसिव इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिला, है ना, मैसिव इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, और वो मैसिव इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर किन किन एरियाज में देखने को मिला, तो आप देखिए, आप उसको मेंशन कर दीजिए कि रोड कनेक्टिविटी में। ठीक है, रोड कनेक्टिविटी में अच्छा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला बिहार में, सब जगह बढ़िया रोड बन गया, स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज का आप जिक्र करिए, रूरल रोड्स। ठीक है, उसके बाद ब्रिजेस ओवर गंगा, महात्मा गांधी सेतु और इन सबों का आप जिक्र करिए।
ब्रिजेस ओवर द रिवर गंगा, ठीक है, इसने भी कनेक्टिविटी को बूस्ट किया। बिहार सरकार के कौन से प्रोजेक्ट थे टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी, उसमें 7 निश्चय योजना का जिक्र करिए, 7 निश्चय योजना, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए, अब ये आप सेकंड पॉइंट में और ये सारे पॉइंट्स को थोड़ा सा आप इलेबोरेट करके लिखेंगे। फिर पॉइंट नंबर 3 और कौन सा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखने को मिलता है, तो पॉइंट नंबर 3 में आप लिखेंगे कि सोशल सेक्टर का मोबिलाइजेशन अच्छा हुआ, ठीक है। सोशल सेक्टर्स मतलब हेल्थ एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट ने अच्छा खासा किया और मोबिलाइजेशन भी अच्छा खासा देखने को मिला, ठीक है। जैसे स्कूलों में बढ़ता एनरोलमेंट रेशियो, बढ़ता हेल्थ कवरेज, ठीक। ये सोशल सेक्टर मोबिलाइजेशन की तरफ गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। पेंशन की भी बात कर लीजिए, सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पेंशंस, इन सेक्टर्स में अच्छा काम किया सरकार ने, तब इसका जिक्र कर लीजिए, अपने आंसर में इसको इंक्लूड कर लीजिए और इसको थोड़ा एलैबोरेट भी कर देंगे। पेंशन में जैसे एल्डरली पर्सनस का सोशल सिक्योरिटी का कवरेज दिया गया है, एजुकेशन सेक्टर में हायर एनरोलमेंट रेशियो देखने को मिलता है, स्कूल्स में, हायर कॉलेजेस में, हेल्थ सेक्टर में भी हायर कवरेज पहले की तुलना में देखने को मिलता है, ठीक। इसको आप एलैबोरेट कर देंगे। और क्या आप लिख सकते हैं, तो इम्प्रूवमेंट इन लॉ एंड ऑर्डर, ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट इन लॉ एंड ऑर्डर है पहले की तुलना में बिहार में, आज के बिहार में, ठीक है, तो आप इसका जिक्र कर दीजिए, ठीक। कहीं भी आप किसी पॉलिटिकल एफ्लुएंस के अंदर नहीं आएंगे, आप इससे बचेंगे, आप एकदम निष्पक्ष होकर अपने आंसर्स को लिखेंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी वगैरह का जिक्र नहीं करना है आंसर में आपको, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट इन लॉ एंड ऑर्डर आप लिखेंगे, इसको थोड़ा एलाबोरेट कर देंगे। उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में आप लिखेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट आप इंक्लूड कर दीजिए कि इससे ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, एंड सोशल इंक्लूजन को भी बढ़ावा मिला, ठीक है। तो आप इस तरह से इस पॉइंट को लिखेंगे। अब इसके कौन कौन से नेगेटिव चीज़ों को आप कवर करेंगे, क्योंकि इसमें क्रिटिकली एनालाइज आपको देखिए यहाँ पे बोला है, क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो आप इस आपने पॉजिटिव चीज़ों की इतनी बात करी, अब कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स, यानी कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना है चैलेंजेस, ठीक है, ये वर्ड यूज़ करना है, चैलेंजेस। तो अब चैलेंजेस में क्या कि आपको लिखना है कि डिस्पाइट हाई जीएसडीपी है स्टेट का, लेकिन तब भी बिहार में लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, ये एक नेगेटिव बात है, लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है राज्य की, ठीक। सेकेंड पॉइंट में आप लिखेंगे कि ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर आज भी है, ठीक है, और एग्रीकल्चर आज भी है। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे कि एक बहुत मोस्ट पॉपुलर स्टेट होते हुए अनस्किल्ड वर्कफोर्स का क्राउड देखने को मिलता है बिहार में, ठीक है, कोई स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, अ क्राउड ऑफ अनस्किल्ड वर्कफोर्स। तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है कितने लोगों को स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करना, रिसोर्सेज पे स्ट्रेस पड़ता है, तो ये एक नेगेटिव बात है, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन की स्थिति है, कोई भी मेजर इंडस्ट्रीज उद्योग बिहार में नहीं आ रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कैसे होगा, रोजगार कैसे क्रिएट होगा, इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन है। ऑलराइट फ्रेंड्स, उसके बाद वीक प्राइवेट सेक्टर है, हमारे यहाँ लोग जॉब की तलाश में आज भी माइग्रेशन हो रहा है, लोग भर भर के दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, तो वीक प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन है स्टेट में। और कौन से पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं, पुअर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है, ठीक है, पुअर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ठीक है। अभी भी एजुकेशन और हेल्थ वाइज दो स्टेट ने कई एफर्ट्स लिए, लेकिन अभी भी ये पिछड़ा है, अभी भी कई राज्यों से ये पीछे चल रहा है, ठीक है। माइग्रेशन का एक प्रॉब्लम तो है ही, माइग्रेशन एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड की समस्या यहाँ पे समस्या है, ठीक है। नॉर्थ बिहार फ्लड प्रोन है, साउथ बिहार में सूखे की समस्या देखने को मिलती है। तो जोग्राफिकल लोकेशन भी स्टेट का ऐसा है कि कभी कभी लोगों को प्लान उस वजह से भी करना पड़ता है दूसरे राज्यों में, और बेटर लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तो करना ही पड़ता है। तो ये आपने चैलेंजेस को लिखा, यहाँ पे देखिए आपने क्रिटिकली एनालाइज में क्या किया, पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिखा, नेगेटिव एस्पेक्ट्स को लिखा, अब उसके बाद अब कंक्लूड करेंगे,
ठीक है, अपने आंसर को आप कंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, कंक्लूड आप पॉजिटिव नोट से करेंगे कि दो सर्टेन चैलेंजेस हैं इस राह में, बिहार को एक डेवलप्ड स्टेट बनाने में, लेकिन तभी गवर्नमेंट लगातार कार्यरत है, प्रयासरत है इस ओर, और जल्द ही बिहार में बिहार की जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है वो देखने को मिलेगी और अभी काफ़ी बड़े पैमाने पे रिफ्लेक्ट होगी। आप इसी एक पॉजिटिव नोट के साथ अपने आंसर्स को कंक्लूड करिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 आप कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, Analyze the strategic importance of India's semiconductor mission. Does Bihar have the potential to become a hub for electronics manufacturing or a part of the semiconductor supply chain? देखिए अगेन इस क्वेश्चन में ये 38 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी होगा इसमें आपको दो चीज़ पूछ रहा है। एक तो पहले कि इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में पूछ रहा है कि आप बताइए क्या है, फर्स्ट पार्ट। ओके, सेकेंड पार्ट, डज बिहार हैव द पोटेंशियल टू बिकम ए हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। और अ पार्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर जस्टिफाई योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में भी आपके दो पार्ट्स हैं और इन दो पार्ट्स को आपने अगर जस्टिफाई नहीं किया तो आपको इस क्वेश्चन में आंसर नहीं मिलेगा। ठीक, तो चलिए इसके अब दो पार्ट्स को हम लोग जस्टिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप कैसे लिखेंगे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में। तो आपको लिखना है कि एक टेक्नोलॉजिकली सॉवरेन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ये मिशन। ठीक है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, आप पहले इसके बारे में अच्छे से लिख दें। ठीक, उसके बाद आप लिखेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस आप ज़रूर लिखें कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक, तो इसका सिग्निफिकेंस यही है कि पहली बात तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी और जो हमारा डिपेंडेंस है इंपोर्ट का, जो हम सेमीकंडक्टर से इंपोर्ट करते हैं उसको ये कम करेगा। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात आप लिखिए, राइट, एंड रिड्यूसिंग इंपोर्ट डिपेंडेंस। ठीक, हम इसमें आत्मनिर्भर बनेंगे अपने इस मिशन के जरिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आप इसको अच्छे से इलेबरेट कर दीजिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, जब हम इंडिया सेमीकंडक्टर्स यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को भी बूस्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि वाइस वर्सा है, दोनों रिलेटेड हैं। इट विल बूस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, थर्ड पॉइंट आप लिख दीजिए कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि हमारा डिफेंस, उसको भी ये बूस्ट करेगा। सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि जियोपॉलिटिकल लिवरेज के लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सेमीकंडक्टर्स लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में यूज़ होता है और डिजिटल इकोनॉमी में सेमीकंडक्टर्स का बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो एक जियोपॉलिटिकल लिवरेज, हम एक भारत एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर हो सकता है अगर उसका इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन वो अगर अच्छे से फंक्शन करे और बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक, तो जियोपॉलिटिकल लिवरेज पे आपको फोकस करना और उसको अच्छे से उस पॉइंट को आप एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे पार्ट 2 में आप क्या बोल रहा है कि डज बिहार हैव द पोटेंशियल। अब देखिए आप पार्ट 2 वाले जो पार्ट को आप कैसे एक्सप्लोर करेंगे फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 38 मार्क्स का क्वेश्चन है, सोचिए 19 मार्क का पार्ट 1, 19 मार्क का पार्ट 2 है। आप पार्ट 2 में आप क्या लिखते हैं कि क्या बिहार के पास पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने का। तो आप इसके पहले तो आप लिखेंगे कि चैलेंजेस क्या क्या है। ठीक है, पहले आप चैलेंजेस लिख दीजिए। ठीक, बिहार में क्या क्या चैलेंजेस है इस इंडस्ट्री में अंदर। पहले आप लिखिएगा कि बिहार में एब्सेंस ऑफ एन इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की कमी। सेकेंड पॉइंट और आप क्या लिख सकते हैं कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट है। दैट्स ओके, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट आपने लिखना है। और उसके बाद स्किल्ड वर्कफोर्स का गैप है। ठीक है, स्किल्ड वर्कफोर्स गैप। ठीक,
वर्कफोर्स तो है मगर स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत है, जो कि जिसकी कमी है बिहार में। आप उसके बारे में फिर आप इलेबोरेट करेंगे उस पॉइंट को। फिर एक है कि परसिव्ड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, मतलब पुअर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है ना। बिहार में इन्वेस्टर्स जल्दी अट्रैक्ट नहीं होते हैं बिहार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो कैसे किसी कंपनी को लगाया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा। तो पुअर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के बारे में आपको जिक्र करना है। अब इसमें आप जस्टिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि जस्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर। ओके, अब आप इसको अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। अब आप कुछ पॉजिटिव चीज़ों को एक्सप्लोर करिए कि अगर ये बिहार में करना ही है तो इसको हम किस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ज़्यादा हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्टिफाई करने के लिए पॉइंट नंबर 1 में हम देखेंगे, इसके जस्टिफिकेशन के लिए लिखेंगे कि फोकस ऑन लेबर इंटेंसिव असेंबली। बिहार में दो एक वर्कफोर्स, लार्ज चंक ऑफ वर्कफोर्स अनस्किल्ड तो है, लेकिन उनको ट्रेनिंग इम्पार्ट करके स्किल्ड वर्कफोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, और चीप एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर है बिहार में, तो हम उसको फोकस कर सकते हैं लेबर इंटेंसिव असेंबली में। ठीक है फ्रेंड्स, फोकस ऑन लेबर इंटेंसिव असेंबली, इसको आप पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लोर कर दीजिएगा अपने आंसर्स के अंदर। ठीक, नाउ पॉइंट नंबर 2, और किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं हम इसको। तो एक चीज़ और देखिए कि बिहार हमारे ईस्टर्न इंडिया का जो मार्केट्स है उससे बिहार नज़दीक है, तो ये एक अच्छा मार्केट हो सकता है। अगर बिहार में इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो प्रॉक्सिमिटी टू ईस्टर्न इंडिया स्टेट्स, तो इस ये एक मार्केट हो सकता है इसके लिए। ठीक है, ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स, ये एक पॉजिटिव चीज़ है बिहार के लिए। ठीक है, इस तरह से ईस्ट इंडिया की इसको मार्केट मिल जाएगी। उसके बाद हम अपने जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि उसको हम इसके रिसर्च में लगा सकते हैं, इनोवेशंस में लगा सकते हैं, जैसे एनआईटीज़ को, आईआईटीज़ को, है ना, आईआईटीज़, एनआईटीज़, इसको हम रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए लगा सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रिसर्च एंड इनोवेशन में उनको लगा सकते हैं। ये इस तरह से अपने आंसर को आप जस्टिफाई करेंगे। ठीक, और 1-2 पॉइंट अगर आप और सोच के लिख सकें तो वो बहुत वेल एंड गुड। और उसके बाद फिर आप कंक्लूड कर दीजिए कि 2 चैलेंजेस हैं, लेकिन सर्टेन स्टेप, सर्टेन प्लानिंग के साथ इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसको अचीव किया जा सकता है। ठीक है, ऑलराइट फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, द इंडो पैसिफिक रीजन हैज बिकम द न्यू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिस्कस इंडियाज रोल एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन दिस रीजन विद स्पेशल रेफरेंस टू इट्स पार्टनरशिप लाइक द क्वाड। ओके, ये करंट अफेयर्स का ये आपका क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, जियोपॉलिटिक्स पे है। क्वेश्चन नंबर 5 को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक, सबसे पहले वैसे एज यूजुअल इंट्रो लिखा आपने। ठीक है, चूंकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो आप थोड़ा सा डायग्राम बना सकते हैं, आप अगर चाहें तो मैप बेस्ड क्वेश्चन है, आप मैप बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने इंट्रो लिखा, उसके बाद आप बॉडी लिख रहे हैं आंसर की। ठीक है, बॉडी में आप जिक्र करेंगे कि कैसे इंडिया का रोल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन दिस रीजन विद स्पेशल रेफरेंस टू इट्स पार्टनरशिप विद लाइक द क्वाड पूछ रहा है। ठीक, तो आप इंडो पैसिफिक का जिक्र करेंगे कि कैसे इंडो पैसिफिक इंपॉर्टेंट है। ठीक, कौन कौन सा पॉइंट आप इंक्लूड करेंगे, आप यहाँ देखिए। पहले तो हम लोग बात करेंगे कि इंडो पैसिफिक हमारे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड कनेक्टिविटी के लिए बेहद जरूरी है। राइटिंग उम्मीद है आपको समझ में आएगी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, दिस इज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ऑलराइट। बताओ, चलो इसको मैं काट देती हूँ, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, इसको मैं काटती हूँ, थोड़ा सा पेज ऊपर लेके लिखती हूँ। चलिए, तो ये हमारे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है इंडो पैसिफिक का इलाका। ठीक, आप इस पॉइंट्स के लिए आप इस पॉइंट को आप ज़रूर लिखेंगे। उसके बाद एनर्जी एंड सिक्योरिटी, एनर्जी एंड कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग रूट होने के साथ साथ एनर्जी के रिक्वायरमेंट के लिए भी इंडो पैसिफिक ज़रूरी है। उसके बाद और किसके लिए ज़रूरी है, तो आप इसमें देखेंगे कि कनेक्टिविटी, फिर सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत कनेक्टिविटी को बूस्ट किया जा रहा है, तो सागरमाला प्रोजेक्ट का आप जिक्र कर देंगे। ठीक है, फिर सिक्योरिटी एंड सोवरेंटी के लिए ज़रूरी है,
इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते चलेंगे आप। उसके बाद सिक्योरिटी एंड सोवरेंटी के लिए जरूरी है। इंडो पैसिफिक हमारे बॉर्डर्स को टच करता है, ठीक है, सिक्योरिटी एंड सोवरेंटी के लिए जरूरी है, ठीक। अब किस तरह की सिक्योरिटी एंड सोवरेंटी, इस पॉइंट के अंदर आप चाइनीज का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव आप जिक्र कर सकते हैं, टू काउंटर चाइनाज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ठीक है। इसको काउंटर करने के लिए आपको इंडो पैसिफिक एक इम्पॉर्टेंट गेटवे है जहाँ पे आपको सोवरेंटी और सिक्योरिटी का मुद्दा है, ठीक। उसके बाद मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप दूसरा पॉइंट इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी का एक्सप्लेन कर दीजिए, उस हिसाब से भी इंडो पैसिफिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इस पॉइंट के अंदर सिक्योरिटी एंड सोवरेंटी लिखेंगे तो इसमें चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव एक्सप्लेन कर दीजिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सप्लेन कर दीजिए। उसके लिए और किसी सब कौन सा पॉइंट, फोर्थ नंबर पॉइंट, फिफ्थ नंबर पॉइंट में आप लिखिए और किस लिए इंडो पैसिफिक इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एंड लीडरशिप के लिए, ऑफ कोर्स इट्स इम्पोर्टेंट फॉर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एंड लीडरशिप, इसके लिए जरूरी है, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप एक्सप्लेन कर दीजिए। और उसके बाद रूल बेस्ड ऑर्डर इंश्योर करने के लिए भी इंडो पैसिफिक जरूरी है, उसमें आप अनक्लॉज का जिक्र कर दीजिए, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, अनक्लॉज, ठीक है, इसका जिक्र कर दीजिए। अब पार्ट टू में अब क्वाड के रेफरेंस में आपको एक्सप्लेन करना है। आपने पार्ट 1 लिखा, ओके फ्रेंड्स, फिर पार्ट 2 में आप क्वाड के रेफरेंस में बात करेंगे। आपको पता होगा क्वाड में कौन कौन से पार्टनर्स हैं, तो उसमें है इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दीज आर द पार्टनर्स। आप पहले थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन में लिख दीजिए कि क्वाड के पार्टनर्स कौन कौन हैं। उसके बाद क्वाड से हम इसको कैसे स्ट्रेटेजिकली कंट्रोल कर सकते हैं इंडो पैसिफिक को, ठीक। तो पहले तो लिखेंगे कि ये जरूरी है क्वाड की पार्टनरशिप टू काउंटर बैलेंस चाइना, ठीक है, ये आप लिख दिए। फिर आपको लिखना है कि नॉन मिलिट्री कोऑपरेशन, मतलब कोई एग्रेशन के माध्यम से नहीं बल्कि एक नॉन मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है इंडो पैसिफिक में, क्योंकि इंडो पैसिफिक को पीसफुल भी रखना है, तभी आप उसमें कुछ भी पॉजिटिव कर सकते हैं, ठीक। तो आप इस पॉइंट को जरा इलेबोरेट कर देंगे। उसके बाद मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, इसके बारे में आप लिखेंगे, ठीक। इस पॉइंट को आप इंक्लूड करेंगे और सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के बाद आप इसको एक पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। समझ गए आप लोग कैसे आपको आंसर को लिखना है। एक इंडो पैसिफिक की इंपॉर्टेंस बताते हुए एक पॉजिटिव नोट पे आप अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। चलिए आप तब तक प्रैक्टिस करेंगे और चलते चलते मैं एक एसे का क्वेश्चन भी आपको देकर जाती हूँ। आपको एसे लिखना है एक टॉपिक पे और मेंस क्लियर करने का सिर्फ एक ही उपाय है, आप कितना राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। आप एकदम जीरो पे भी हैं तब भी आप 2-3-4 महीने में एक अच्छा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अब एसे का टॉपिक देती हूँ, वो है कस्टमरी मोरालिटी, कस्टमरी मोरालिटी, यहाँ लिख देती हूँ, चलो। कस्टमरी मोरालिटी cannot be a guide to modern life, ठीक है। आप इस पे ऐसे लिखेंगे, ये 100 मार्क्स का आपका ऐसे है। आप कितने डायमेंशंस को इसमें एक्सप्लोर करेंगे वो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, तो अच्छे से आप ऐसे लिखें। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय एवरीवन, कीप लर्निंग, बाय बाय। आंसर्स लिख के आप मुझे टेलीग्राम कर दें t.me टॉपर फाउंडेशन क्लासेस, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं। टिल देन गुड बाय एवरीवन, बाय बाय।